नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सतपाल सिविल सर्विस में। आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक की भारतीय राज्यव्यवस्था की। इसमें प्रश्न नंबर 81 है, एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। राइट। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, ये भी सही है। कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1, 2 और तीनों सही हैं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये तीनों तरीके से अपने क्या करता है, नागरिकता खो सकता है वो। चला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्त या सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित हैं। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सभी तख्तों के लिए जिम्मेदारों की नियुक्ति करती है। ऑप्शन 1 केवल 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या आएगा? जो 4 तख्त हैं वो किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हैं। अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया जो तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देता है। कौन सा है? तख्त दमदमा साहिब। सिख तख्त क्या होता है? यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही सिंहासन। तख्त सिखों का अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सिख तख्त समय समय पर हुक्मनामा जारी करते हैं। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं। 3 पंजाब में है। कौन सा? अकाल तख्त अमृतसर में है। केशव जो केसगढ़ साहिब तख्त है ये आनंदपुर साहिब में है। और दमदमा साहिब जो है तलवड़ी साहिबों और अन्य 2 पटना साहिब तख्त हैं बिहार, और हुजूर हुजूर साहिब तख्त नांदेड़ महाराष्ट्र में। ये 2 हैं अलग। पहला कथन सही नहीं है। इसमें अकाल तख्त की चर्चा करते क्या है, थोड़ा इनके बारे में चर्चा करते तख्तों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तख्त समुदाय से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर हुक्मनामा जारी करने के लिए किए जाते हैं। अकाल तख्त सर्वोच्च है क्योंकि यह सबसे प्राचीन है और सिख के इतिहासकारों और विद्वानों का कहना है कि इसका निर्माण स्वयं एक सिख गुरु ने करवाया था। पूरे समुदाय से संबंधित कोई भी आदेश या निर्देश अकाल तख्त से ही जारी किया जाता है। इसके अलावा सिख सिद्धांत और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सिखों को धार्मिक दंड अकाल तख्त द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि बहिष्कृत भी किया जाता है। बहिष्करण उल्लंघन के स्तर और सिखों की उच्चतम अस्थायी पद के निर्देशों का पालन करने में विफलता पर निर्भर करता है। तख्तों की जत्थेदारों को नियुक्त कौन करता है? पंजाब के 3 तख्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं जो इनके जत्थों की नियुक्ति करते हैं। पंजाब के बाहर तख्तों का स्वयं में ट्रस्ट या बोर्ड होता है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अगला, निम्न में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 की परिधि के बाहर है? नागरिकता की समाप्ति, राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण, नए राज्य की नीति निषेधों में शामिल करना। पहला 1 और 2 3, पहला 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और जो लास्ट है क्या है? 1 और 2। इसमें क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी परिधि बाहर है? पहला इसके परिधि बाहर हो जाएगा नागरिकता समाप्ति, और दूसरा विधान परिषदों का निर्माण करना। ये दोनों क्या है? इससे 368 की परिधि के बाहर हैं। संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इन प्रावधानों में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति आदि शामिल है। संविधान में अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों की बहुमत अर्थात 50% से अधिक और प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित करने का आवश्यकता है। मतलब कितना होना चाहिए? या तो जो उपस्थित 50% हो या जितने बहुमत उसका 2/3 होना जरूरी है। यहाँ कुल सदस्यों का अर्थ सदन में शामिल कुल संख्या से है जिसकी रिक्तियाँ या अनुपस्थिति भी शामिल होगी। इस तरह जिन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है उन्हें शामिल मूल अधिकार और रणनीतिक सिद्धांत है।
अगला, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की आहारता रखता हो। वह एक पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद क्या करती है, अवधारित करे। हाँ, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ऑप्शन का देख लें, केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन और एक और तीन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, महान्यायवादी, ये क्या हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने की आशा रखता हुआ, राइट है। पारिश्रमिक प्राप्त संसद नहीं, संसद द्वारा नहीं करता, कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति द्वारा करेगा। तीसरा, वह संसद दोनों सदनों में कार्रवाई या उनकी संयुक्त बैठक में भाग लेता, हाँ ले सकता है, दोनों सदनों में भाग ले सकता है। डिटेल में, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी एजे की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वही एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की आशा रखता हो। महान्यायवादी का प्रश्न संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। वह पारिश्रमिक प्राप्त करने का राष्ट्रपति अधिकारी करेगा। उसे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक की और संसद की किसी भी समिति में की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा, उस मर परंतु उसे क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं होगा किया सकता। निम्न में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्ति युक्त निबंधन के अंतर्गत आ सकते हैं। गुप्तचर अधिकारों द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, न्यायालय की अवमानना। निम्न कौन से कथनों पर सही होंगे इसका आंसर? 1, 2, 4, केवल 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर आएगा, कौन से सही होंगे इसमें? पहला, गुप्तचर अधिकारियों को गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, निबंधन युक्ति युक्त निबंधन के अंतर्गत आ सकते हैं। दूसरा, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, और चौथा जो आएगा न्यायालय की अवमानना। इन तीनों पर क्या होगा, युक्ति युक्त निबंधन के अंतर्गत आ सकता है। अगला, डिटेल में, अनुच्छेद 19(2) के प्रावधान निम्न शर्तों के अंतर्गत वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग पर युक्ति युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा मानहानि या किसी अपराध की उद्दीपन के संबंध में है। गुप्तचर अधिकारियों द्वारा गोपनीय सामग्री प्रकट करना राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है। हथियार उठाने का भाषण देना लोक व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है। भाषण जो लोकसभा सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है या किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए यह युक्ति निबंधन नहीं होगा, राइट। अगला, निम्न में कौन से नीति निधि सिद्धांतों गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? पहला, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की समझ बनाने की आवश्यकता और शक्तियों को प्राधिकार प्राप्त करना है। इसका आंसर है केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। इसका आंसर सही क्या आएगा? इसका आंसर आएगा केवल 3। मतलब क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की समझ बनाने की आवश्यकता और शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना है। चर्चा करें डिटेल में, क्यों पहला सही नहीं, क्योंकि समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है, ना कि गांधीवादी सिद्धांतों का। दूसरा, क्योंकि यह समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है, ये भी है, क्योंकि ये सही होगा क्योंकि गांधी जी ने हमेशा से ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन मॉडल की वकालत की थी। अगला, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में निम्न कौन सा संरक्षण उपलब्ध है? निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले वह जनहित के विरुद्ध हो। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा किया कर देना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन देने के अवसर दिया जाना चाहिए। आंसर 2, केवल 3, 2 और 3, केवल 2, D 1 और
3। इसका आंसर आएगा केवल 3। कैसे होगा इसका आंसर? निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन देने के अवसर दिया जाना चाहिए। डिटेल में चर्चा करते डिटेल में क्या इसके बारे में पूरे में। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है, दंडात्मक और निवारक। दंडात्मक निरोध किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत या मुकदमे और दो सिद्धि के बाद दंडित करना है। दूसरा निवारक निरोध का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दो सिद्धि में हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराधों के लिए दंडित नहीं करना है, बल्कि उसके निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। भाग 22 के दो भाग हैं। पहला भाग तो साधारण कानूनों के मामलों से संबंधित है, दूसरा निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है। भाग 22 का दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है, और यह नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, और से निम्न शामिल हैं। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि इसको सलाहकार बोर्ड ने यह प्रतिवेदन नहीं दिया कि ऐसे विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं। बोर्ड में किसी भी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शामिल होंगे। निरोध के अधिकारों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उचित सूचित किया जाना चाहिए। यद्यपि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने की अवसर मिल दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के बाद रिहा होना का अधिकार है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के आगे हिरासत को अधिकृत नहीं करता। यह निवारक निरोध कानून के मामले में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 1978 में 44 संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा के विरुद्ध करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। संसद क्या आएगा कि बी आएगा संसद, मतलब केवल 2। क्या होगा? जो 1978 में 44 संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। चर्चा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चावर्ती घोषणा के द्वारा रद्द कर सकता है। इसी तरह की घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। 2, 1978 में 44 संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की संसद की शक्ति को सीमित करने के नया उपबंध प्रस्तावित किया है। इस प्रकार उपबंध करता है कि वह 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के शासन को एक समय में 6 महीने के लिए केवल तभी आगे बढ़ाया सकता है जब वह निम्न शर्तों को पूरा होती है। पहली क्या शर्त है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत में या संपूर्ण राज्य अथवा इसके किसी भी लागू होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिए कठिनाइयों के कारण संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते। संविधान सभा के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है? एक संप्रभु निकाय थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है या बदल सकती है। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। 1, 2, 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। इसका आंसर क्या आएगा? यह पूरी तरह क्या संप्रभु निकाय है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है या बदल सकती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान को निर्माण कर सकती है। इस अधिनियम ने सभा के ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया। रियासतों के प्रतिनिधित्व जो संविधान सभा से दूर रहे धीरे धीरे से शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित करने का हस्तांतरण विषयों में विभाजित किया। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने का अधिकृत किया। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी। कैसे? इसने क्या किया? इसने पहली बार मुसलमानों और सिखों आंग्ल भारतीयों पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, मतलब इसकी एक गलत है। बाकी इसमें सभी क्या है? ये राइट होंगे।
कैसे नहीं के। इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया है, हस्तांतरित और अस्थानांतरित। हस्तांतरित विषयों में गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था, जबकि अर्चित विषयों पर गवर्नर द्वारा उसकी कार्यपालिका परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था। इसे शासन की दोहरी व्यवस्था या द्वैध शासन कहा गया। इसने भारतीय संविधान परिषद के दो सदनों में द्विसदनीय विधायिका से प्रस्तावित कर दिया। दोनों सदनों के लिए निर्वाचन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुए थे। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक किया था और प्रांतीय विधायिका को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। 1909 में अधिनियम मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। यह प्रावधान सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को विभाजित किया गया था। कब आया था? 1919 में। इसी के साथ टेस्टिंग समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।